हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में जो है एसआई यूनिट के डेफिनेशंस वगैरह जो है हम लोग डिस्कस कर लिए थे, प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, फिजिक्स में जो है ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि किसी से कुछ चीज मंगाना। जैसे हम लोग ऑर्डर वर्ड का यूज क्या करते हैं, अरे एक प्लेट समोसा ऑर्डर करो, दो प्लेट समोसा ऑर्डर करो, ये ऐसा वो वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, मान लो आप मोबाइल लेने के लिए किसी शॉप में गए तो दुकान वाले ने आपसे पूछा कि आपको कितने तक का फोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको 1000 तक का चाहिए होगा तो 1000 ऑर्डर का बोलोगे। ठीक है, और अगर आपको 10,000 वाला चाहिए होगा, जैसे आपको फोन अगर लेना है तो मान लो आपका फोन लेने का जो रेंज है वो है 1000 से 9000 का। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1000 के ऑर्डर में मोबाइल दिखाना। ठीक है, वहीं पर अगर आपका मोबाइल लेने का जो बजट है वो 10,000 से लेके 99,000 तक है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 10,000 के ऑर्डर में जो है क्या करना, मोबाइल बताना। और अगर आप 1 लाख प्लस से लेने की पावर है आपकी, तो आप क्या बोलोगे कि 1 लाख से ऊपर के ऑर्डर का क्या करना, हमको फोन दिखाना। तो ऑर्डर का मतलब समझ गए आप लोग? ऑर्डर का मतलब होता है किस रेंज का, किस क्वांटिटी का, मतलब कितने अमाउंट का आपको कोई चीज चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे हैं? तो देखो, ऑर्डर पढ़ने से हमको क्या पता चल जाता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हमको आ जाता है कि ये चीजें इतनी छोटी है और ये चीजें इससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में ऑर्डर का यूज कहाँ करते हैं, तो दो चीजों के कंपैरिजन में, ये इतना टाइम छोटा है इससे या इतना टाइम इससे बड़ा है, वहां पर जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर हमको ऑर्डर को लिखना है तो ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो, तो ऑर्डर को लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसको क्या करो, राइट इन यूनिटरी। आपको जो भी नंबर दिया है, जैसे मान लेते हैं 15,230 ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको ऑर्डर के फॉर्म में दिखाना है कि इसका ऑर्डर कितने का है। तो आपको दिख रहा है कि कितने ऑर्डर का है, ये 10,000 से ऊपर का है, मतलब 10,000 से ऊपर का ऑर्डर है। ठीक है, अब आप इसको दिखाओगे कैसे? तो सबसे पहले होता है एक तरीका, इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले जो इसका फर्स्ट जो डिजिट है, सामने से, पीछे से नहीं, फर्स्ट जो डिजिट है सामने का, उसको यूनिटरी को वैसे का वैसे लिखना है। सो 1, फिर आपको डेसिमल यूज करना है, फिर यहाँ पर 5। अब इसके बाद क्या करोगे, बाकी जितने भी डिजिट बचे उन सबको क्या करोगे, 10 टू दी के पावर में लगाओगे। तो डेसिमल के बाद कितने बच गए, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 15,230 को 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो ये जो 1.5 है ये है मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और ये जो पावर में जो लगा हुआ है यही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कितने ऑर्डर का है, ये 4 ऑर्डर का है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2310। ठीक है, इसको अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड और ऑर्डर चेक करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिखोगे, फिर डेसिमल लगाओगे, फिर पीछे के डिजिट को लिखोगे, फिर पीछे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया, 1 2 3, सो इट विल बी 10 टू द पावर 3। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड 2.3 है और इसका ऑर्डर कितना है, 3। अब जैसे इन दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपको समझ में आ गया कि इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 3 है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है क्या है, इस नीचे वाले वैल्यू से 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 3 और यहाँ 10 की पावर 4 है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे वाले वैल्यू से 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड और कैसे लिखते हैं ऑर्डर? कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर हमको लिखना है 230 को, 230, इसको हमको इसका ऑर्डर इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला तरीका वही है, पहला डिजिट को एज इट इज लिखो, फिर डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट को आपने शिफ्ट किया, तो 2 डिजिट को शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 2। तो इसका मैग्नीट्यूड 2.3 हो गया और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब आप देखो इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना है, ये वाली जो वैल्यू है इससे 10 टाइम्स क्या है, छोटी है। और अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो इससे क्या है, ये 100 टाइम्स छोटी है।
ठीक है। तो हमको एक अप्रोक्सीमेशन पता चल जाता है कि कौन सी क्वांटिटी कितने टाइम बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी कितने टाइम क्या है, छोटी है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको पढ़ने का रीजन यही है। इससे एक और इंफॉर्मेशन पता चलता है कि आपको क्या करना है, कि आपको कितने डिजिट तक का आपको स्टडी करना है। जैसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर आपको जो है मान लेते हैं आपको मोबाइल लेना है और वो मोबाइल क्या होना चाहिए, 1 लाख से बिलो का होना चाहिए। तो आप उस समय अपने पास कितना पैसा रखोगे, उस समय आप रखोगे 10⁴ के ऑर्डर का, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 इस ऑर्डर में बात करोगे। जब आपको मोबाइल लेना होगा 1 लाख से ऊपर का, तो 1 लाख से ऊपर का मतलब आप किस टर्म्स में बात करोगे, 10⁵ के ऑर्डर के टर्म्स में बात करोगे। ठीक है, सो ये हमको कंपैरिजन करने में, हमको एस्टिमेशन करने में जो है हेल्प करता है। और मोस्टली ये कहाँ पर हेल्प करता है, जब हम लोग किसी न्यूक्लियस का, जब किसी एटम का साइज जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वहां पर जो है वो क्वांटिटीज क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। जिस तरीके से अगर यूनिवर्स का मेजरमेंट करेंगे तो यूनिवर्स का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उतना बड़ा चीज हम लोग याद नहीं रखते। हाँ, लेकिन हम लोग ये याद कर लेते हैं कि यूनिवर्स का जो साइज है वो 10⁻26 के ऑर्डर का है। मतलब समझ में आ गया कि 10 के बाद कितने जीरो, 26 जीरो, 26 जीरो आपको लगाने, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स होता है। ठीक है, अब अगर 26 डिजिट को मैं याद करने बोलता तो आप याद नहीं कर पाते, लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि हाँ, इतने ऑर्डर का हमारा यूनिवर्स होता है। जैसे मैं एटम को बोलूं, एटम का साइज है मान लेते हैं 10⁻11, तो अब आपको समझ में आ गया कि 10⁻11 मतलब 1 मीटर के आपको कितने टुकड़े करने हैं, 1/10⁻11 टुकड़े, इतने टुकड़े करने हैं। और उसका एक पीस जो होगा वो क्या होगा, एक न्यूक्लियस का साइज या एक एटम का साइज जो है होगा। तो इससे हमको ये भी चीजें जो है क्या होती हैं, पता चलती है कि कौन सी चीजें कितनी छोटी हैं। जैसे मैं बोला 10⁻³ तो अब आपको आइडिया लग गया कि 1 मीटर का 10,000 का 1000 का एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 10⁻³ तो अब मैं बोलूंगा कि किसी न्यूक्लियस का ऑर्डर इतना है, 10⁻³ का है, आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि किसी दूसरे एटम का जो ऑर्डर है इसका डबल है, तब भी आप समझ जाओगे कि कितना है, ये 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं ऑर्डर को, तो ये देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं 10,000 को अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो 10,000 तो बड़ा इजी है, इसको कैसे लिखोगे, 1 पॉइंट और पीछे कितने जीरो है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब ये कौन से ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का। अब मान लो मैं लिखना चाहता हूँ 9,999। ठीक है, अब इसका ऑर्डर जो है वो कितना होगा, तो देखो एक डिजिट को पहले लिखो, डेसिमल के बाद लगाओ, और डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻3। अब एक चीज देखो, ये 10,000 है और ये 9,999 है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ एक ही का डिफरेंस है। +1 अगर इसको कर देता हूं तो ये 10,000 हो जाता है। लेकिन देखो इतना छोटा डिफरेंस होने के बावजूद इसका ऑर्डर क्या है, 10⁻4 और इसका ऑर्डर क्या है, 10⁻3। तो ये थोड़ा सा क्या है, अनफेयर है, क्योंकि ये तो इसी के ऑलमोस्ट बराबर ही है, एक ही तो कम है। तो हम लोग इसके ऑर्डर को 4 बोल दे रहे हैं, इसके ऑर्डर को 3 बोल दे रहे हैं, तो ये गलत है। तब हम लोग क्या करते हैं, अपने रूल में जो है मॉडिफिकेशन करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें जो है जिसकी नजदीक होंगी, जैसे 9,999 ये 10 के ज्यादा नजदीक है, तो हम लोग इसके ऑर्डर को 3 नहीं बोलेंगे, हम लोग इसके ऑर्डर को क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हमने बेंचमार्क बना दिया, कैसा बेंचमार्क, अगर कोई डिजिट जो कि 5 से बड़ी है, ठीक है, 5 से बड़ी मतलब 6, 7, 8, 9, 10 है, तो उसके ऑर्डर को एक बढ़ाकर लिखेंगे। और अगर कोई डिजिट 5 से छोटी है तो उसके ऑर्डर को एज इट इज करेंगे। जैसे 2,330, ठीक है, इसका ऑर्डर हमको लिखना है। तो देखो 2 है, आप यहाँ पर 2 लिखोगे, फिर यहाँ पर 3 लगाओगे, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 3 डिजिट को पीछे लगा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻3 ऑर्डर का। अगर इसी चीज को मैं ऐसा कर देता हूँ, मान लो 6,735, ठीक है, इसको जब लिखना होगा तो अब आप क्या करोगे, ये जो पहला डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो 5 से बड़ा है। तब आप ये किसके नजदीक है, इस लाइन के ऊपर वाले के नजदीक है ना, मतलब 10,000 के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू 5,000, मतलब नीचे वाले वैल्यूज के 1,000 से ज्यादा बड़ा है और 10,000 से थोड़ा सा छोटा है। तो जिस डिजिट को जो है आप लिखना चाहते हो, उस डिजिट को देखना है कि क्या वो 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है। तो ये 5 से बड़ी है तो क्या करोगे, 6.7 लगाओगे, और अब 10 टू दी पावर कितना करोगे,
1 2 3 तो ये है ही, लेकिन ये 6 जो है 10 के ज्यादा नजदीक है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या यूज करोगे, 4 करोगे। समझ में आ गया? इन दोनों एग्जाम्पल को देखो, ये भी 1000 के रेंज में था, ये भी 1000 के रेंज में था, लेकिन ये क्या है, 2 जो है वो क्या है, 5 से नीचे है। तो 5 से नीचे है तो हमने जितने डेसिमल के बाद डिजिट शिफ्ट किए उसी को पावर के रूप में यूज किए, जबकि यहाँ पर ये जो नंबर था 6 ये 5 से बड़ा था, तो 5 से बड़ा था मतलब 10 के ज्यादा नजदीक है, तो हमने इसके ऑर्डर में क्या किया, एक इंक्रीज जो है हमने कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी तरीके से एक और देखते हैं, 45,320। ठीक है, ये किस रेंज में है, तो ये है 10,000 के रेंज में। 10,000 के रेंज में है तो अब इसको कैसे लिखोगे, देखो 4.5 इंटू 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। लेकिन अगर यही चीज अगर 4 के जगह मान लो हो जाती 7 5 और 3 1 0, जब इसका ऑर्डर आप लिखते तो क्या करते, 7.5 इंटू 1 2 3 4 डिजिट तो है ही, लेकिन ये जो 7 है जिसको हमने यूनिटरी बनाया है, ये यूनिटरी क्या है, 5 से बड़ी है। यहाँ का जो यूनिटरी था 4, वो 4 क्या था, 5 से छोटी थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एज इट इज रखा। लेकिन यहाँ पर ये जो डिजिट है यूनिटरी डिजिट, वो क्या है, 5 से बड़ी है, तो इसके पावर को हम लोग एक बढ़ा कर लिखेंगे, तो 4 इसके कारण, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको किसी भी यूनिटरी नंबर को क्या करना है, लिखना है, जो यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड और ऑर्डर को लिखना है। तो याद रखना, जिसको आप यूनिटरी बना रहे हो, अगर वो यूनिटरी 5 से छोटा है तो क्या करोगे, उसके पीछे के डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको एज इट इज कर दोगे। और अगर क्या है डेसिमल, मगर जो यूनिटरी जिसको बना रहे हो अगर वो 5 से बड़ी है तो पावर को भी आपको क्या करना है, एक बढ़ा देना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एग्जैक्ट 5 है, जैसे 5310 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो आंसर है 5 है, तो 5 को एज इट इज लिखो और ये 3000 करो। ठीक है, अब ये क्या है, 5 है, ठीक है, तो 5 है तो इसको भी क्या करोगे, 1 2 3 है, इसकी भी पावर को एक बढ़ा दोगे। तो 5 और 5 से जितनी भी बड़ी होंगी यूनिटरी, सबका एक एक पावर बढ़ाना है, एक एक ऑर्डर इंक्रीज करना है। 5 से बिलो के लिए आपको क्या करना है, पावर को एज इट इज रखना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है देखते हैं। अब एक टेबल भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया है, ठीक है, कहाँ दिया था, जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि किसका ऑर्डर जो है कितना होता है। हाँ, ये देखो ये वाला, ठीक है, साइज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का साइज हमको एग्जैक्ट 10 टू दी पावर 15 नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारी डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 6 7 8 ऐसे बहुत बड़े डिजिट होते हैं, और वे डिजिट कितने होते हैं, 15 डिजिट में होते हैं। तो भी हम लोग उसको क्या कि उतना बड़ा चीज को याद नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, उसको समथिंग लिखा जो भी था और उसको 10 की पावर में हमने लगा दिया। तो अब हमको समझ में आ गया कि प्रोटॉन का जो साइज है वो 10 टू दी पावर -15 ऑर्डर का है। 10 टू दी पावर कितना है, -15 का, मतलब 10 के बाद 15 जीरो और। अब आगे पीछे कुछ भी हो, 1 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो, उतना फर्क तो नहीं पड़ता, बस हमको ऑर्डर से मतलब है। जैसे 1000 के लिए 4 ऑर्डर का बोलते हैं, 10,000 के लिए 5 ऑर्डर बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमको ये नहीं देखना है कि इसके सामने क्या है, कि 2.1 है इंटू 10 टू दी पावर 15 है कि 2.6 है, क्या है, उसको हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये लगभग लगभग कितना होता है। तो ये 10 टू दी पावर क्या होता है, 15 ऑर्डर का होता है। फिर एटम का जो न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज क्या होता है, 10 टू दी पावर -14 होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो जो प्रोटॉन का साइज होता है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा कौन होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है। ठीक है, क्योंकि पावर कम हो रही है, पावर कम हो रही है मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो प्रोटॉन के साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस। तब देखो, अब आपको एक आइडिया मिल गया कि प्रोटॉन के साइज से 10 गुना ज्यादा भारी होता है कौन, न्यूक्लियस। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की कंपैरिजन करें तो यहाँ 10 टू दी पावर 14 है और यहाँ 10 टू दी पावर -10 है, तो कितने जीरो का डिफरेंस है, 4 का। 10 टू दी पावर 4 मतलब क्या होगा, 10,000, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस से 10,000 टाइम बड़ा कौन होता है, हाइड्रोजन का एटम होता है। ठीक है, अब इससे 100 टाइम्स कौन बड़ा होता है, वायरस का साइज होता है। फिर इससे 10 गुना कौन होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। इस तरीके से हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इस टेबल को देखकर, ऑर्डर ऑफ लेंथ को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो चीजों का आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे छोटा साइज और सबसे बड़ा साइज में कंपेयर करें कि सबसे बड़ा साइज जो होता है वो सबसे छोटे साइज का कितना गुना होता है,
तो यहाँ +26 और 15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 41। मतलब एक प्रोटॉन का जो साइज होता है उससे 10 टू द पावर कितना 41, मतलब 10 के बाद 41 जीरो आपको और लगाने, उतना गुना भारी कौन होता है, उतना बड़ा गुना कौन होता है, यूनिवर्स होता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से जो हमारे पास जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का ऑर्डर कितना है 10 टू द पावर 21, तो गैलेक्सी से भी क्या होता है 10,000 गुना बड़ा होता है कौन सा, यूनिवर्स। तो हमारा सन देखो, हमारा सन तो क्या है, एक गैलेक्सी का, एक सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो देखो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना होता है 10 टू द पावर 8, तब भी हमको कैसा लगता है, अरे बाप रे मून कितना दूर है। उससे देखो यूनिवर्स का साइज कितना गुना बड़ा है, 10 टू द पावर 18 गुना और बड़ा है। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, मून से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस को देखकर हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस है करके। उससे 10 टू द पावर 18 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स नहीं, 10 टू द पावर 18 टाइम्स बड़ा कौन है, हमारा यूनिवर्स है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हम लोग कंपैरिजन करके चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अगले भी टॉपिक में, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम लोग आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कि हम लोग छोटे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, बड़े डिस्टेंस को जो है कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके जो है अब देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, बहुत छोटा से छोटा चीज को भी मेजर करते हैं, बहुत बड़े से बड़े चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि नहीं। अब बहुत छोटा सा चीज में हम लोग किसको मेजर करते हैं, याद करो, तो इलेक्ट्रॉन के साइज को मेजर करते हैं। और बहुत बड़े से बड़े चीज में हम लोग किसको मेजर करते हैं, यूनिवर्स को मेजर करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमको फिजिक्स में जो है दोनों टाइप के मेजरमेंट करने होते हैं, बहुत छोटे टाइप्स के भी मेजरमेंट हमको करने पड़ते हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लेनेट टू प्लेनेट, स्टार टू स्टार, गैलेक्सी टू गैलेक्सी का भी डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। तो हमको दोनों तरीके क्या करने होंगे, सीखने होंगे। बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए मतलब लीस्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट जो है कैसे होता है, ये दोनों चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि छोटी डिस्ट, अच्छा इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए जो है हमारे पास जो है दो तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो जब हम लोग मेजर करते हैं ऐसे चीजों का, ऐसे दो पॉइंट्स का जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मेजर क्या करते हो, दो जगह का ही मेजर करते हो ना, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है। तो अगर आप जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, अगर आप उन दोनों पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर लेग और विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप अपने टेबल, जो स्टडी टेबल है उसका लेंथ मेजर करना चाहते हो, तो उसका एक एंड है और दूसरा एंड तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो टेप है, अपना जो स्केल है, उसको क्या कर सकते हो, वहां पर ले जा सकते हो। जैसे आपको अपने कमरे की लेंथ मेजर करनी है कि आपका कमरा का लेंथ और ब्रेड्थ है कितना है, तो वहां पर भी आप कमरे कमरे के एक एंड से कमरे के दूसरे एंड तक क्या हो सकते हो, इजिली जा सकते हो। आप अपना हाइट मेजर करना चाहते हो, तो आप अपने हाइट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट किसमें आते हैं, ये सब मेजरमेंट आते हैं डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, आपके हेयर का डायमीटर भी मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका डायमीटर तक आपकी पहुंच है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हेयर का डायमीटर निकालना भी क्या कहलाएगा, वो किस में आएगा, आपका डायरेक्ट मेथड में जो है आएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड में कौन आएगा, इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे डिस्टेंसेस आते हैं जहां पर हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब मेजर करना चाहते हैं, तो उन दोनों पॉइंट तक पहुंच पाना क्या हो सकता है, पॉसिबल नहीं होता है, या फिर अगर पॉसिबल होता भी है तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है,
तो फिर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, कुछ सेकेंड मेथड यूज करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट जो है करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हो, अगर आप वहां पर मेजर करके पहुंच पा रहे हो अपने स्केल को लेकर, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। और अगर जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको नापना है, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उसके लिए आप कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट मेथड जो है कहलाता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड में जो है कौन कौन सी चीजों को जो है हम लोग मेजर करते हैं और कौन कौन से स्केल जो है हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, तो स्केल जो यूज होते हैं, सबसे कॉमन स्केल तो हमारा क्या होता है, 1 मीटर का स्केल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्केल। और यह हमारे घर में अवेलेबल होता है मीटर स्केल। ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर का हमारे पास रहता है, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा मीटर स्केल। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, इससे भी छोटी चीजों को अगर हमको नापना है, ठीक है, इससे भी छोटी चीज को अगर हम लोग नापना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। आपने सुना होगा या 10th में जो है आपने पढ़ा भी होगा, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ग्राफिक्स से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वर्नियर कैलिपर्स जो है लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे भी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा है जिससे हम लोग मिनिमम 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, मेजर जो है कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर मतलब आपका कंपास बॉक्स में जो स्केल जो होता है ना, वो 1-1 सेंटीमीटर में होता है। तो 1-1 सेंटीमीटर के फिर से कितने टुकड़े हुए होते हैं, 10 टुकड़े हुए होते हैं। उसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो अगर आप 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को भी मेजर करना चाहते हो, तब भी हम लोग किससे कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कॉपी के पेज का जो थिकनेस है वो मेजर करना चाहते हो, तो उसको भी हम लोग वर्नियर कैलिपर के हेल्प से जो है कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज जो हमको समझना है, वो है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमको क्या करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो मिनिमम डिस्टेंस हमको प्रॉपरली मेजर करके देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आप लोग समझ लो, क्योंकि आप जब फिजिक्स का लैब जाओगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत जो है पड़ेगी कि कौन से स्केल का जो है कितना लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट क्या है, समझ में आ गया, किसी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको वो बिना गलती किए क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो उस स्केल का क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट जो है कहलाएगा। जैसे आप अपने कंपास बॉक्स वाले स्केल से आप कितना डिस्टेंस को प्रॉपरली मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर को कर सकते हो प्रॉपरली मेजर, ठीक है, बिना गलती के। तो आपका कंपास बॉक्स का स्केल का जो है लीस्ट काउंट कितना कहलाएगा, 1 मिलीमीटर कहलाएगा। ठीक है, जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तो इसका जो हमारा क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर। या फिर मिलीमीटर में आप याद रखना, वर्नियर कैलिपर से हम लोग कितना डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस का जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का ऑर्डर क्या है बोलेगा, तो 1 मिलीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट बोलेगा तो कितना होता है, 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मिलीमीटर। देखो, आपका कंपास बॉक्स का जो होता है उससे आप 1 मिलीमीटर नाप सकते हो, 1 मिलीमीटर को 10 टुकड़ा करोगे तो फिर से जितना टुकड़ा आएगा ना, उसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। तो वापिस से आपके कंपास बॉक्स के स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/10 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इससे भी छोटे डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो किसके हेल्प से करते हैं, उसको हम लोग करते हैं स्क्रू गेज के हेल्प से। ये भी आपने सुना होगा, स्क्रू गेज। आपको जब स्कूल में जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब आपको वहां पे जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से भी छोटा डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1/100 मिलीमीटर। मतलब समझ रहे हो, 1 मिलीमीटर का अगर 100 टुकड़ा अगर हम लोग कर रहे हैं, तो 100 टुकड़ा का एक टुकड़ा को भी ये क्या कर सकता है, बड़ी इजीली जो है क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया,
0.01 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का कितना था 0.1 मिलीमीटर, इसका 0.01 ठीक है। तो ये हो गए इनके लिस्ट काउंट। ठीक, उसके बाद इससे भी छोटे डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो किसके हेल्प से कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं स्फेरोमीटर के हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। ठीक है, स्फेरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का जो 1000 टुकड़ा करेंगे ना, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिस्ट एक एक पहले लिखना, ऐसा कॉलम बनाना, इंस्ट्रूमेंट लिखना और उसके ऑर्डर का मेजरमेंट लिखना और फिर अगले कॉलम में लिस्ट काउंट लिखना। तो पहले आपका लिखना कंपास स्केल, इसका जो मेजरमेंट करने का जो ऑर्डर है वो है सेंटीमीटर के लिए यूज करते हैं और लिस्ट काउंट कितना आता है 1 मिलीमीटर। फिर सेकंड में लिखना वर्नियर कैलिपर्स, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लिस्ट काउंट जो इसमें है 0.1 मीटर। फिर केस को करना स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का यूज किया जाता है, वो भी मिलीमीटर के मेजरमेंट के लिए होता है, मिलीमीटर से छोटे चीजों के लिए, लेस देन मिलीमीटर लिखना, और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01। इस फेरोमीटर का यूज किया जाता है, इस फेरोमीटर का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो कर्वेचर को नापने के लिए होता है कि कितना मुड़ा हुआ है कोई चीज। ठीक है, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बना के जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है यूज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसके अंडर में आते हैं, ये सारे ये जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट है किस मेथड के अंदर में आएंगे, डायरेक्ट मेथड के अंदर में। ठीक है, क्योंकि जिसका डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हो उसका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये 4-5 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज का मतलब पतली चीजों का लेंथ जो है या छोटी चीजों का लेंथ जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बड़ी चीजों के लिए। ठीक है, बड़ी चीजों के लिए मतलब जहां पर हम लोग दो जगह जैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापना चाहते हैं और उन दो जगह पर पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का जो है यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट मेथड का यूज कहाँ होगा, अगर आप मेजर करना चाहते हो एक सन से जो है मतलब सन से जो है अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप सन तक तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि सन का हीट ही इतना होता है कि वहां तक पहुंच नहीं सकता आप उसके सेंटर तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का जो है यूज करते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर आपको नापनी है तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जब आप नापने जाओगे तो आप मीटर स्केल लेकर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक तो वहां पर इंसान का बॉडी को खुद को पहुंचा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप मेजर करते 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 आप कैसे पहुंच पाओगे। और वैसे भी जब आप हाइट में जाते हो ना तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है तो आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम करना नहीं करता है। ठीक है, मतलब आदमी भूलने लगता है चीजों को। अगर माउंट एवरेस्ट में अगर हम लोग दो लोग पहुंच गए मतलब बिना प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के, तो अगर मैं वहां पर तुमको तुम्हारा नाम पूछूंगा तो तुम अपना नाम भी नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो उसका सूट ही पहनने के लिए इतना भारी होता है कि सूट के साथ आदमी को पहुंचा पाना सिलेंडर के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उसके बॉटम से वो भी कितना लगभग लगभग 8, उसका एग्जैक्ट लेंथ कितना है 8848 मीटर, मतलब लगभग लगभग 9 किलोमीटर ऊपर, इतना ऊपर पे टेप लेकर मेजरमेंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो वहां पर हम लोग दूसरे मेथड्स का जो है यूज करते हैं। उसी तरीके से आप लोग देखोगे सीप वगैरह जब क्या होते हैं ओशन में ट्रेवल करते हैं, तो सीप कितना गहरा है, आगे कोई चट्टान है या कोई पत्थर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो है कोई आदमी टेप लेकर नहीं जाता है कि इतने दूर बाद जो है हमको पत्थर मिलेगा, इतने दूर बाद जो है हमको ये मिलेगा। ठीक है, वहां पर भी क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड का जो है यूज किया जाता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रडार मेथड। ठीक है, रडार मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, हम लोग जो है इसका मेजरमेंट करते हैं, हम लोग जो है सी के हाइट सी के डेप्थ का और आगे कोई स्टोन तो नहीं है उसका मेजरमेंट जो है करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से जो ईगल्स जो होते हैं, ईगल्स हो गए, बैट्स हो गए, ये भी क्या करते हैं बहुत ऊपर उड़ते रहते हैं, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर सरफेस से ऊपर, और इस सरफेस पर चलने वाले छोटे छोटे कीड़ों को ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, आके नापते तो नहीं है कि इसका साइज कितना है, तो उन लोगों के पास भी क्या होता है रडार सिस्टम जो है मेन मेड मतलब नेचुरली गिफ्टेड जो है उनके पास रडार सिस्टम होता है। उस रडार सिस्टम से मेजरमेंट करके उन लोग पता लगा लेते हैं कि आगे इतना छोटा इंसेक्ट है या आगे इतना बड़ा इंसेक्ट है जो कि मेरे लिए काम का है, और इसको क्या मेथड बोलते हैं, रडार बोलते हैं। ठीक है,
अब रडार कैसे होता है, चलो यही से स्टार्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला ए करके लिखना आप लोग। इनडायरेक्ट मेथड में इस मेथड को रडार भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन मेथड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रडार लिख लेना, ठीक है, या फिर आप इसको लिख लेना रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर रडार। इसमें क्या होता है देखो, जैसे हमको साउंड की स्पीड पता है, साउंड की स्पीड पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है स्पीड क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, सो एक सेकेंड में जो साउंड है इतना डिस्टेंस जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्शन मेथड में, इस सिप के अंदर में जो है दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसमीटर और दूसरे को बोलते हैं रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, यहां से जो है वेव भेजता है, रेडियो वेव जो है भेजता है। ये वेव्स ऐसे जाता है, मान लो यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वेव क्या करेगा, यहां से ट्रेवल करते 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 गया, यहाँ पर टकरा गया क्योंकि यहाँ पर पत्थर था, आगे नहीं जा पाया। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ जाएगा, तो रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। अब मान लो कि इसको यहां से यहां जाने में तथा यहां से यहां वापिस आने में जो है 10 सेकेंड लग गया। कितना सेकेंड लग गया, 10 सेकेंड। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बड़ा फेमस है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। अब देखो हमको स्पीड पता है साउंड की इतनी है, टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस जो है मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये दो बार आई है, कैसे, एक बार जाने का डिस्टेंस, एक बार आने का डिस्टेंस। तो अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि इस सीप से इसकी जो दूरी है कितनी है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से जो है हम लोग जो डिस्टेंस निकल कर आएगा उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या अगर मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बता दूं कि रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस कैसा नापा जाता है, सो वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों किए, क्योंकि जा भी रहा है और वापिस भी आ रहा है, तो डिस्टेंस तो हमको एक चाहिए। तो अब यहां से हमको पता चल जाएगा कि हमारे शिप से जो है इतने डिस्टेंस पर क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिससे हमको कुछ डेंजरस हो सकता है, खतरा हो सकता है। यही चीज कौन करता है, ईगल करता है, बाज हो गया, ईगल हो गया, बैट्स हो गए, ये करते हैं। उनके ब्रेन में जो है एक ऑटोमेटिक जो है ऐसा चीज रहता है, सोनार सिस्टम जो है, ठीक है, उनके ब्रेन में गॉड गिफ्टेड सोनार सिस्टम। वो भी क्या करते हैं, उनके ब्रेन में भी एक तरीके का ट्रांसमीटर, एक तरीके का रिसीवर जो है होता है। ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ जो है क्या करते हैं, इस वेव्स को जो है ऐसे ऐसे फैलाते रहते हैं। अब यहाँ पर मान लो एक छोटा सा इंसेक्ट है, ये वेव गया, टकराया, वापिस आ गया। अब यहाँ तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होता है, लेकिन ईगल और जो बैट्स जो होते हैं उनके पास जो है क्या होता है, उनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, कितना डिस्टेंस पर कोई इंसेक्ट है उसका माइंड जो है एक्चुअली में कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब आप आंख बंद करोगे तब भी आपका हाथ, अगर आप खाना खा रहे हो और अगर लाइट बंद हो जाती है तब भी आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से जो है अपने मुंह तक खाना को क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो कि नहीं। कैसे, आपके ब्रेन को आदत हो गया उसके कैलकुलेशन करने का कि मेरा थाली इतना दूर है, मेरा मुंह इतना दूर है और इस लोकेशन पर है, तो पहुंच जाएगा वो, है कि नहीं। तो उसी तरीके से इसका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है, वो बिना कैलकुलेट किए पता कर लेता है कि इतने डिस्टेंस पर मेरा इंसेक्ट है, जिसको मेरे लिए काम का है कि नहीं काम का है, वो उसको पता कर लेता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड जो है बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है स्पेशली शिप्स वगैरह के नेविगेशन में। ठीक है, शिप्स वगैरह के सोनार सिस्टम में जो है ये जो है चीजें यूज होती हैं। और यहाँ पर हमने क्या 2 पॉइंट तक अप्रोच किया, क्या मतलब इस पत्थर तक हम लोग खुद गए क्या, नहीं गए, हमने तो किसी दूसरे की हेल्प ली, इनडायरेक्टली मेजर की, इसीलिए ये मेथड क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मेथड जो है कहलाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें जिस दो जगह का हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं, अगर उन दो जगह तक हमारा अप्रोच नहीं है तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट मेथड जो है बोलते हैं। और ये तो क्लियरली दिख रहा है भाई इनडायरेक्ट है करके, क्योंकि हम तो यहाँ हैं और हमको इंसेक्ट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पता चल जा रहा है, तो हमने दोनों जगह तो अप्रोच किया ही नहीं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड में भी कौन सा, ये रिफ्लेक्शन है। दूसरा हमारे पास होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो है रेशियोस होते हैं, जिसके हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
ठीक है, जहां पर आप लोग क्या करते थे, एक आपको टावर का हाइट दिया रहता था, एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो बताओ टावर की हाइट कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग। सिमिलर मेथड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो है यूज करते हैं किसी बड़े चीज की हाइट को मेजर करने के लिए। जैसे मान लो एक क्या है, मोबाइल का टावर है, मोबाइल का टावर काफी बड़ा होता है, 400 मीटर 300 मीटर होता है, तो वहां पर जो है पहुंच पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जो काम करने वाले होते हैं वो तो ठीक है, सेफ्टी के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब आप इसमें चढ़ोगे तो थोड़ी देर तो आप चढ़ लोगे थोड़ा डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस चढ़ोगे और नीचे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको बहुत अजीब फील होता है, आप वहां पर जो है नहीं रह सकते। ठीक है, ये टावर के एग्जांपल से मेरे को एक चीज याद आ गया। जब मैं 7th या 8th क्लास में था, ठीक है, 7th या 8th क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं स्कूल जब जाता था उस स्कूल वाले रास्ते में ना एक टावर लग रहा था। ठीक है, अब ये सिलेबस से थोड़ा हट के मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग जो है ऐसे ही 2-3 दोस्त लोग थे, वो क्या कि चल बोले कि वहां पे जो गार्ड जो रहता था ना, जो यहाँ पे टावर को देख रेख करता था, वो हम लोग का दोस्त बन गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, चलो चढ़ के देखते हैं करके जो है हमने यहाँ पर क्या किया, चढ़ गया। ठीक है, अब शुरुआत में हमने तो 20-25 स्टेप जो है हमने चढ़ दिया, लेकिन जैसे ही उसके बाद हम लोग चढ़े, अब हमारा माइंड जो है काम करना बंद कर दिया, मतलब हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो ना, मैंने बोला था ना, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता है और क्या होता है, हमको सफोकेशन या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसी तरीके से हमको भी प्रॉब्लम हुआ था। हमने क्या किया, वहां से तुरंत वापिस आए, अब हम कैसे उतरे ये भी हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा डेड हो चुका था। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिस करके जो है चढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कोशिश नहीं करना है कि सर ने बोला था कि सर ने चढ़ा था बचपन में और वो भी उतर गए थे सेफ्टी के साथ, तो हम लोग भी करके देखते हैं करके, तो ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो सकते हो, पहुंच नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और इस मेथड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको तो टावर का हाइट नापना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम लोग तो एक चीज ये तो कर सकते हैं कि हम लोग इसके टावर के बॉटम से कितना दूर है ये तो बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक स्फेरोमीटर होता है, जैसे कर्वेचर नापने के लिए होता है ना, उसी तरीके से हमारे पास जो है मैथमेटिक्स में जो है और फिजिक्स में जो है एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है। ठीक है, इस स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा दो, एक एक स्केल ऐसा रहता है, दूसरा स्केल ऐसा रहता है, टेलीस्कोप जैसा रहता है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ पर जो है रीडिंग्स रहती है कि आपने कितना एंगल उसको रोटेट किया। तो मान लो आप टावर के बॉटम से जो है 100 मीटर के दूर पर हो। ठीक है, और 100 मीटर के दूर से इस टेलीस्कोप के हेल्प से जो है आप, इसको टेलीस्कोप नहीं बोला जाता है, इसके इंस्ट्रूमेंट को एक परफेक्ट नाम होता है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, आपने उस टेलीस्कोप के हेल्प से क्या किया, उस स्केल को ऊपर उठाते गए ऊपर उठाते गए ऊपर उठाते गए, जैसे ही आपको टावर का टॉप दिखा आपने उठाना बंद कर दिया, और यहाँ पर जो रीडिंग है उस रीडिंग को आपने नाप लिया कि कितना एंगल जो है आपने रोटेट किया है। तो मान लो आपने 30 डिग्री रोटेट किया है, तो अब आपको एंगल पता चल गया। अब आपको एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है, तो ये देखो ये ट्राइंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये राइट एंगल ही होगा, क्योंकि जमीन और टावर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 डिग्री, और ये बेस हमको पता है, ये एंगल हमको पता है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो हम लोग टेन थीटा यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली जो है हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड का। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि आप इस टावर के बॉटम से कितना दूर हो ये तो आपको पता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती जहां से हमको ये पता नहीं होता कि उसका बॉटम से हम कितना दूर हैं, ये चीजें हमको पता नहीं रहती है, तब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है सॉल्व किए हैं, याद करो। ठीक है, उसका मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं देखो, तो मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, जिसका बॉटम से हम लोग कितना दूर है ये चीजें हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग इससे कितना दूर हैं, x मीटर जो है या x किलोमीटर, आप जिसमें भी मेजर करना चाहते हो उतना डिस्टेंस जो हम लोग इससे दूर है। यहां पर हमने खड़े होकर क्या किया, पहले इसके टॉप को देखा, जिस तरीके से मैंने टेलीस्कोप बताया था ना, उस टेलीस्कोप के हेल्प से हमने इसके टॉप को देखा। ये एंगल मान लो हमको मिल गया, कुछ एंगल मिला θ1 डिग्री, कुछ तो एंगल मिलेगा हमको। फिर ये है हमारा ए पॉइंट जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये है उसका बॉटम, ये है उसका टॉप सी। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि बी से जो है ए तक का डिस्टेंस कितना है। तो हमने क्या किया, ए से जो है 4 कदम और चले गए, 10 मीटर और चले गए, और हम लोग कहाँ पहुंच गए, डी पर।
ये तो हम लोग आसानी से नाप सकते हैं ना कि भैया हमने कितने कदम मूव किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने किया 10 मीटर। 10 मीटर और आगे गए और यहाँ खड़े होकर फिर से हमने टेलीस्कोप की हेल्प से क्या किया, फिर से जो है हमने इसके टॉप को जो है मेजर किया। अब ये भी एंगल हमको पता है, ये एंगल मान लेते हैं कितना है, ये एंगल है थीटा 2। अब ये जो हाइट है, इस हाइट को मान लेते हैं कितना है, ये एच हाइट है, ठीक है। अब हमको नोन क्वांटिटीज कौन कौन सी पता है, एक तो थीटा 1 पता है, एक तो थीटा 2 पता है, और एक तो ये 10 मीटर पता है। इसके अलावा कोई भी चीज हमको दूसरी चीज नहीं पता है, ठीक है। सो लेट अस से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कितना है, यहां से लेके यहां तक x है, और ये कितना है 10। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस 10। और x प्लस 10 को हम लोग मान लेते हैं सपोज y मान लेते हैं, क्योंकि x प्लस 10 बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो b से लेके a तक का डिस्टेंस x है, b से लेके d तक का डिस्टेंस जो है y है। ये मेथड किसके लिए यूज करोगे आप, जब आपको बॉटम से आप कितना दूर हो नहीं पता है तब यूज करोगे। नहीं तो आपको बॉटम से कितना दूर हो अगर वो चीज पता है, जैसे टावर का है, तो टावर के बॉटम से आप कितना दूर हो आप उसको इजीली मेजर कर सकते हो, तब आप वहां पर वो सिंपल ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, टेन थीटा कॉट थीटा। ये मेथड आप कब यूज करोगे, जब आप दो लोकेशन तक जो है आपको सॉरी जब आपको बॉटम से कितना दूर खड़े हो आपको नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो होता है उसका बॉटम कहाँ है हमको नहीं पता है भैया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, ठीक है। तो हम लोग कहीं दूर से जो है खड़े होकर उसका डिस्टेंस जो है मेजर करना चाहते हैं, तो उससे हम लोग आसानी से जो है कर सकते हैं इस मेथड से। अब देखो इसमें करेंगे क्या, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ई में अगर आप लोग यूज करोगे यहाँ पर क्या चीज, टेन थीटा 1, ठीक है। आप लोग यूज करो यहाँ पर टेन थीटा 1। तो टेन थीटा 1 की टेन थीटा 1 टेन थीटा 1, टेन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर, अभी भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर है एच और बेस है हमारे पास एक्स, ठीक है। ये बेस हो गया हमारा एक्स। उसके बाद इन ट्राइंगल सी बी डी, इसमें आप यूज करो टेन थीटा 2। आप इसमें क्या यूज करो, टेन थीटा 2। टेन थीटा 2 अगेन परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आपके पास आएगा एच और बेस कितना है वाई, एच अपॉन में वाई, ठीक है। अब आप यहां से एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स टेन थीटा 1। उस एच की वैल्यू को आप यहां पर क्या कर देना, पुट कर देना, ठीक है। उस एच की वैल्यू को जब आप, या फिर आप क्या करना, यहां से एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, या इस एच की वैल्यू निकालना और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। तो आप देखना कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको जो है ये y के टर्म्स में नहीं मिलेगा। आपको हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म्स में जो है आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है कि आप कैसे मेजर करोगे, फॉर्मूला बताओ करके नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप उसको मेजर कैसे करोगे। तो वापिस से एक हाइट है जिसके बॉटम से हम कितना दूर खड़े ये हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो इस हाइट को हमने ले लिया h, यहां से कुछ डिस्टेंस पर हम लोग खड़े, जिस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। x से हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस दूर गया, जब हम लोग a पर खड़े थे ना, तो a पर खड़े होकर हमने इसके टॉप को देख लिया कि कितना एंगल बन रहा है। फिर हमने इससे आगे बढ़कर 10 मीटर गए तो फिर हमने देख लिया कि इसके टॉप का जो है कितना एंगल बन रहा है। मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमको पता है और ये भी हमको पता है। तो फिर हमने पहले वाले ट्रायंगल में क्या यूज किया, टेन थीटा यूज किया। दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में भी हमने टेन थीटा यूज किया। दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो दो ही तो अननोन है ना, एक तो एच अननोन है और एक तो एक्स अननोन है। देखो ना, एक्स अननोन है और एच अननोन है, तो जितने अननोन उतने इक्वेशन तो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। मैथमेटिक्स का रूल बोलता है कि जितने अननोन आपके पास है उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है भाई, तो हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व जो है कर सकते हैं, जिससे हमको ये हाइट जो है क्या होगी, पता चल जाएगी। और इवन ये एक्स जो है ये भी कितना, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो उसी तरीके से उन तीनों भी मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम लोग एज भी निकाल सकते हैं और एक्स भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो ये है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का मेजरमेंट करने का तरीका। तो ये तो अभी किसकी बातें हुई, जो प्लेनेट के अंदर है हमारे, माउंट एवरेस्ट हो गया, टावर हो गया, ये तो हमारे अर्थ के सरफेस पर है। अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस नापना है या अर्थ से जो है सन का डिस्टेंस नापना है, तो वहां पर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड का जो है यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के मतलब इनडायरेक्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा, और इनडायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहला चीज कौन सा पढ़ा, रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, और तीसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। तो ये हो जाएगा बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का तरीका। उसके बाद जो है हम लोग और एक और वीडियो जब आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एटम के साइज को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको तीनों तरीका समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन वाले मेथड में हम लोग किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, वेव्स को भेजते हैं और वेव्स वापस आता है, तो हम लोग देखते हैं कि वेव्स को जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा, और हमको वेव की स्पीड पता रहती है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से उसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको बेस से हम लोग कितना दूर खड़े हैं ये पता है, तो सिंपल जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हो क्लास 10th में, उस मेथड को यूज करते हैं। और जब बेस से हम लोग कितना दूर खड़े ये चीज नहीं पता होता है, तो दो अलग अलग लोकेशन पर हम लोग जिसका हाइट मेजर करना चाहते हैं उसका टॉप के एंगल को, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लेते हैं। फिर मैथमेटिक्स यूज करके टेन थीटा यूज करके दो इक्वेशन बनाते हैं, और दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके हम लोग उस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई जो है कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड तो मैंने बताया, हमारे पास स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है, स्पेरोमीटर होता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको वीडियो कैसा लगा बताना। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करना, ताकि उन लोग भी क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।